ईरान अमेरिका युद्ध दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है और क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। क्षेत्रीय स्थिति और जटिल बनती जा रही है। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना जल्द ही ईरान से बाहर निकल सकती है, जिसके लिए उन्होंने 2 से 3 हफ्तों का संभावित वक्त बताया है। हालांकि देखिए, सैन्य गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि अगर भविष्य में दोबारा संघर्ष न होने की गारंटी दी जाए तो उनका देश युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर लेबनान के बेरूत में दक्षिणी इलाके के अंदर आज सुबह कई जोरदार धमाके हुए हैं, जिससे जनाहा इलाके में धुएं के बड़े गुबार देखने को मिल रहे हैं। इजरायल की सेना ने यह दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के साथ एक वरिष्ठ कमांडर और एक अन्य बड़े सदस्य को निशाना बनाया है। लेबनान में इजरायल के हमले तेज हो चुके हैं, जहां पर दक्षिणी हिस्सों में हुए हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिनमें एक पैराडेमिक भी शामिल बताया जा रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि अभियान जारी रहेगा और हम आतंक के ढांचे को पूरी तरह से खत्म करेंगे। लेकिन अब तक ईरान युद्ध में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वो एक संबोधन करेंगे। अब संबोधन के जरिए कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये निर्णायक संबोधन हो सकता है। हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अब इस बीच इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम प्रहार को लगातार जारी रखेंगे। लेकिन ईरान युद्ध में अब तक क्या हुआ है, आज किस किस तरीके की गतिविधियां रही हैं, वो आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, तेहरान में भी धमाकों की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। पोप लियो ने उम्मीद जाहिर की है कि शांति का रास्ता निकले और हिंसा कम हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष जल्द नहीं रुका तो मानवीय संकट और आर्थिक नुकसान और ज्यादा गंभीर हो सकता है। वह ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने धमकी दी है कि संघर्ष जारी रहा तो वो अमेरिका के प्रमुख संस्थानों को निशाना बनाएगा। इसमें उसने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, IBM, टेस्ला और बोइंग जैसे महत्वपूर्ण कंपनियों का भी नाम लिया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहकर सनसनी मचा दी है कि उनका हॉर्मुज़ स्ट्रेट से कोई लेना देना ही नहीं है। वे इस रास्ते के खुले बिना भी ईरान युद्ध को खत्म कर सकते हैं। ऐसे में दुनिया में तेल संकट को लेकर परिस्थितियां और भी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन और अपग्रेडेशन को रफ्तार दे दी है। एतमाद मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। एतमाद से डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सटीक निशाना लगाने की क्षमता में भी बढ़ोतरी की गई है। ऊर्जा संकट के बीच रूस दुनिया को सुरक्षित और स्थायी ट्रांजिट रूट देने के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि ईरान संकट का ऊर्जा बाजारों और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए तेल और गैस के ट्रांसपोर्टेशन पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग देश और कंपनियां ट्रांसपोर्टेशन के वक्त और लागत के अलावा और भी जरूरी बातों पर विचार कर रहे हैं। इसमें निर्णायक फैक्टर ऐसे ट्रांजिट रूट्स हैं और लॉजिस्टिक्स चेन्स की सुरक्षा और स्थिरता है, जो संकट, सैन्य संघर्ष और अन्य बाहरी खतरों के प्रति कम संवेदनशील है। देखिए, रूस दुनिया को ऐसे समाधान पेश कर सकता है और आपको बता दें कि सामान्य रूप से ग्लोबल लॉजिस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नए आर्किटेक्चर को आकार देने में अहम भूमिका यहां पर निभा सकता है। इस बीच देखिए, रूस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारे साझेदारों के लिए रूसी लॉजिस्टिक रूट ट्रांजिट का समय कम होने की वजह से और ग्लोबल ट्रांसपोर्ट फ्लो में विविधता लाने के संदर्भ में आर्थिक रूप से ये फायदेमंद हो सकते हैं। इस बीच फ्लाइट्स को लेकर भी लगातार जो हैं अपडेट्स आ रहे हैं। एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि ईरानी नागरिकों को अब संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश या ट्रांजिट की अनुमति नहीं होगी। ये कदम क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। फ्लाई दुबई ने यह स्पष्ट किया है कि UAE के गोल्डन वीज़ा रखने वाले लोगों को इस नियम से छूट दी गई है और वे पहले की तरह यात्रा कर सकते हैं। इस फैसले का असर खासतौर पर उन यात्रियों पर होगा जो दुबई को एक बड़े ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि देखिए, अधिकारियों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि ये प्रतिबंध कितने वक्त तक लागू रहेगा या इसकी समय सीमा क्या रहने वाली है। वहीं देखिए, बहरीन में ईरानी हमले के बाद बड़ा असर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेज़न वेब सीरीज से जुड़ी एक अहम साइट प्रभावित हुई है। इसके साथ साथ बटेल्को का मुख्यालय भी काम करने लायक नहीं रहा है।
बताया जा रहा है कि इस साइट पर पूरे क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। ड्रोन गतिविधियों की वजह से हाल ही के दिनों में AWS सेवाओं में भी रुकावट की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे कई डिजिटल सेवाएं जो हैं सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती हैं। ईरान के सांसद इब्राहिम अजीजी ने ये बड़ा बयान भी दिया है। इस बीच उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उनके मुताबिक अब ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ उन देशों के लिए खुला होगा जो ईरान के नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान का मेहमान नवाजी का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। इस बयान को मौजूदा युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच कड़ा संदेश माना जा रहा है, जिसमें ईरान ये दिखाना चाहता है कि वे इस अहम समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण बनाए रखे हुए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि देखिए, नेटो की तरफ से जो संकेत यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं, उसको लेकर अब ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि वो नेटो से अलग हो सकते हैं। अर्जेंटीना ने ईरान की IRGC को आतंकवादी संगठन यहाँ पर घोषित किया है। इस बीच ये फैसला US के साथ नीति समन्वय के तहत लिया गया है। इसके बाद IRGC से जुड़े एसिड फ्रीज, वित्तीय प्रतिबंध और अन्य कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। IRGC पर हिजबुल्लाह को समर्थन देने और 1994 के ब्यूनस आयर्स AMIA ब्लास्ट में भूमिका के आरोप भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। IRGC पहले से ही अमेरिका समेत कई देशों की ओर से आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। अब अर्जेंटीना भी इस सूची में शामिल हो गया है। वहीं इस बीच देखिए, प्रहार दोनों तरफ से जारी है। अब ईरान के इस्फहान में धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शहर के कुछ हिस्सों में विस्फोट सुनाई दिए हैं, लेकिन अभी तक इनके कारण या नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। हाल ही के दिनों में इस्फहान क्षेत्र में पहले भी हमलों और विस्फोटकों की जो खबरें हैं वो आती रही हैं, जिससे ये इलाका संवेदनशील बना हुआ है। फिलहाल अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जांच लगातार जारी है। वहीं कुवैत की बात कर लेते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार जहां जहां पर US के बेसिस हैं वहां पर अटैक किया जा रहा है। ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से लगातार जो है जो अमेरिका के शिक्षण संस्थान हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। ये संकेत ईरान की तरफ से दे दिए गए हैं। कुवैत में एक बार फिर से ड्रोन हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया है, जिससे बड़ी आग लग गई है। ये हमला कुछ दिन पहले लगी 58 घंटे तक चली भीषण आग के बाद हुआ है। इस बीच दुबई, दोहा, बहरीन और सऊदी अरब के आसपास भी हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में यानी कि पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त तनाव और ज़्यादा बढ़ चुका है। अब कतर के जो रक्षा मंत्रालय हैं उनके मुताबिक ईरान की ओर से 3 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। इनमें से एक मिसाइल से जुड़े जो एक तेल टैंकर है, उसकी खबर आ रही है कि एक तेल टैंकर पर एक क्रूज मिसाइल गिरी है, जबकि 2 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, इंटरसेप्ट किया गया, हवा में ही उन्हें नष्ट कर दिया गया है। हमले के बाद टैंकर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि उसमें मौजूद सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि इस घटना से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। देखिए, ईरान में सत्ता को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सरकार के अहम कामकाज पर अब नियंत्रण कर लिया है, जिससे राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की स्थिति कमजोर हो गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि IRGC ने राष्ट्रपति के फैसलों और नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। साथ ही सत्ता के मुख्य केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बना ली गई है, जिससे असली नियंत्रण उनके हाथ से चला गया है। स्थिति की वजह से नागरिक सरकार लगभग किनारे हो गई है और राष्ट्रपति एक तरह के राजनीतिक गतिरोध में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह दावा किया है कि उसने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 88वीं लहर के तहत अमेरिका और इजरायल से जुड़े ठिकानों पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से पर्शियन गल्फ में एक इजरायल से जुड़ा कंटेनर जहाज एक्सप्रेस हॉफलोंग को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा विस्फोटक ड्रोन से संयुक्त अरब अमीरात के तट पर अमेरिकी मरीन के ठिकाने पर हमला किया गया है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि बहरीन के मनामा एयरपोर्ट के पास अमेरिकी 5th फ्लीट के काउंटर ड्रोन सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही कुवैत में भी अमेरिकी बेस के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। हालांकि देखिए, तेहरान ने कह दिया कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उनका पूरा नियंत्रण बना हुआ है। मुस्तफा खामनेई ने हिजबुल्लाह को समर्थन जारी रखने का इस बीच ऐलान भी कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम को संदेश भेजकर ये कहा है कि ईरान की नीति अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लड़ रहे लोगों का साथ देने पर आधारित रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि रणनीति अली खामनेई और हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख हसन नसरल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ईरान ने यह दोहरा दिया है कि वे अपने सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।
देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। इस युद्ध में अब तक काफ़ी नुकसान हो चुका है। दोनों ही पक्ष कहें या ना कहें, लेकिन अब इस जंग को रोकना चाहते हैं। खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इसे 2 से 3 हफ्ते में खत्म करने की बात कर रहे हैं। वह ईरान ने भी सीक्रेट वार्ता की बात जो है वो मान ली है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज ये कहा जा रहा है कि देर रात एक का संबोधन होगा और इसे निर्णायक संबोधन माना जा रहा है। लेकिन क्या ऐलान होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई।